हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आप जानते ही हैं कि T20 वर्ल्ड कप भरपूर जोर शोर से चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप क्रिकेट और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को अपनी यूपीएससी आंसर राइटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इस टॉपिक में हम क्रिकेट डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिकेट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केसेस जो क्रिकेट की स्पोर्ट में पाए गए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, MS धोनी और बाकी अदर बहुत सारे प्लेयर्स और उनके रोल्स एंड उनका सिग्निफिकेंस आपकी आंसर राइटिंग में उसको डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली कंट्री का, इंडिया का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और क्या किया जा सकता है उसके बारे में आगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज देख लीजिए कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुकी हूँ। यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आप एसेस कैसे लिख सकते हैं, अपनी एथिक्स के पेपर सेक्शन ए का पार्ट कैसे लिखना है, केस स्टडीज कैसे लिखनी है, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और मेंस के लिए नोट्स आप कैसे बनाएं ताकि आपकी रिविजन अच्छे से होते रहे, जो आप इतने सालों में कंटेंट पढ़ते हैं वो एक जगह कंपाइल होता रहे, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे वो लिंक्स चेक करके वो वीडियोस भी जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट एंड लेट्स बिगिन द डिस्कशन नाउ। तो सबसे पहले हम क्रिकेट डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिप्लोमेसी आपको पता ही है कि दो कंट्रीज के बीच के पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को डिप्लोमेसी कहते हैं। आप कैसी आपके रिलेशनशिप है दूसरी कंट्री के साथ, आप इंटरेक्शंस कैसे कर रहे हैं, आपके अग्रीमेंट्स कैसे हैं, वो सब डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। ऐसे ही अगर आप क्रिकेट एज अ गेम को यूज करें अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए या अपने रिलेशंस को खराब करने के लिए, तो उसे क्रिकेट डिप्लोमेसी कह दिया जाता है। अब आप देखिए, इंडिया का IPL जो है कोविड टाइम में वो UAE यानी कि दुबई में कंडक्ट किया गया था, क्योंकि इंडिया में कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं थी। पेंडेमिक जो था वो काफी फैल रहा था, जबकि दुबई में सूटेबल कंडीशंस थी। तो इसका ये भी मतलब है कि हमारे UAE के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे बनते हैं जब ऐसी क्रिकेट को हम यूज कर रहे हैं डिप्लोमेसी के टूल में। तो आप इंडिया UAE के रिलेशनशिप्स में क्रिकेट डिप्लोमेसी एज अ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारे टाइज को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहा है, इकोनॉमिक टाइज को बिल्डअप करता है, पीपल टू पीपल टाइज बिल्डअप करता है। UAE में लोग इंडियंस को जानने लगते हैं, इंडियंस दुबई को, UAE को जानने लगता है। तो ये सब हमारा डिप्लोमेसी का पार्ट है। दूसरी एग्जाम्पल आप अफगानिस्तान की देख लीजिए। देखिए, राशिद खान जैसे फेमस प्लेयर्स, इनके राइज होने में इंडिया का बहुत हाथ है। देखिए, 2015 में इनके प्रेसिडेंट अशरफ घनी ने हमें एक क्रिकेट स्टेडियम अफगान टीम को अलॉट करने के लिए कहा था। तो इंडिया ने बहुत हेल्प की है अफगानिस्तान टीम की ट्रेनिंग में, इनको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। तो इसीलिए आप इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप्स में और पीपल टू पीपल टाइज में क्रिकेट डिप्लोमेसी भी मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान में पास्ट में भी ये यूज होता रहा है, क्रिकेट फॉर पीस इनिशिएटिव। आप देखिए, जब ताज पे हमारे अटैक हुआ था 2008 में, मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके बाद भी रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। इंडिया के देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उनके पाकिस्तान के प्रीमियर को बुलाया था हमारे कंट्री में टू अटेंड द मैच एट मोहाली। तो वो आए भी थे, इससे हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव करने की तरफ ये स्टेप था। वैसे ही हम, आप किसी का भी मेंशन कीजिए, आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस जब मेंशन कर रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, तो उसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी एज अ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी इन सब जगहों पे यूज की जाती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप प्लीज इसे यूज कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रिकेट इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रिकेट जो है, देखिए, 6500 प्लेयर्स को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। उसके बाद 500 मैच ऑफिशियल्स को भी, जैसे कि एम्पायर्स, मैच रेफरीज, स्कोरर्स, ऐसे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसका बहुत बड़ा फैन बेस है, 1 बिलियन का फैन बेस इसका एस्टिमेट किया गया है, जिसमें से 90% इंडिया में ही है या सब कॉन्टिनेंट में ही है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे रीजन्स में। इसी वजह से BCCI ने अपना दिमाग लगाया और इसने IPL को लॉन्च किया, जो कि इंडियन फॉर्मेट है क्रिकेट का। तो इससे क्या हुआ कि क्रिकेट बहुत ज्यादा और भी ज्यादा प्रमोट हुआ और क्रिकेट से रिलेटेड इकोनॉमी भी बहुत प्रमोट हुई। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट देख लेते हैं, ये IPL जो है हमारी GDP
को बहुत ही ज़्यादा बड़ा शेयर कंट्रीब्यूट करता है। KPMG एक बहुत बड़ी फर्म है, तो इसके सर्वे के अनुसार हमारी GDP का बहुत बड़ा पार्ट जो है IPL अपनी कंट्रीब्यूट करता है। ये स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ाता है। अब देखिए जब जब IPL होता है, फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं इंडिया में, वो अपने साथ अपने फैंस भी लेके आते हैं, तो लोग क्रिकेट टूरिज्म के लिए भी आते हैं और रेस्ट ऑफ द इंडिया को भी टूरिज्म दिखाने का पार्ट मिलता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टाफ मेंबर्स, टीम मेंबर्स, कोचेस, स्टेडियम्स, वहाँ पे एम्प्लॉयज, वो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। उसके बाद टीयर 2 सिटीज की अपलिफ्टमेंट में भी ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जहाँ जहाँ IPL होगा वहाँ पे गवर्नमेंट को या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में एफर्ट करना पड़ेगा, ताकि उन सिटीज में दोबारा मैचेस हों, वो सिटीज जो है इंटरनेशनल सिटीज बने, उन सिटीज का नाम हो। इसीलिए वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा एफर्ट करेगी उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, क्लैनलीनेस रखने के लिए। तो इसीलिए सिटी डेवलपमेंट भी इस IPL की वजह से बहुत हुआ है इंडिया में। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत जनरेट किया है। ये देखिए यहाँ डाटा एक दिया गया है कि BCCI हैज पेड अराउंड 3500 करोड़ रुपीज सिंस 2007-8। मतलब ओवरऑल सिर्फ IPL की वजह से ही नहीं, ओवरऑल क्रिकेट ने बहुत हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया है। तो ये आप इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जब भी ऐसे भी आए तो भी आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंगल हो जाएगा, आप अपने ऐसे में एक स्पोर्ट्स का एंगल शो कर सकते हैं। इन जनरल भी आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी GS के पेपर में, तो आप इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ऐसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का आइडिया दे सकते हैं कि क्रिकेट इतना कंट्रीब्यूट कर रही है। अब अगर आप सोचिए हम बहुत सारी और बैडमिंटन, फुटबॉल या ओलंपिक स्पोर्ट्स को अगर प्रमोट करें तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, GDP में कंट्रीब्यूशन होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको बहुत इनोवेटिवली यूज कर सकते हैं। इसे लिख के रखिए प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली यही होता है कि आप एक पोजीशन पे, एक बंदा एक पब्लिक पोजीशन होल्ड कर रहा है या कोई भी अपनी ऑफिस की पोजीशन होल्ड कर रहा है, वहां पे रहते हुए वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे, तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसकी ड्यूटी के कन्फ्लिक्ट में आता है, तो उसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई अच्छी सी ढूंढ के लिख सकते हैं, आपकी लेक्सिकन जो एथिक्स की बुक है उसमें भी मिल जाएगी, आप कोई और बुक फॉलो करते हैं तो वहां भी मिल जाएगी। तो क्रिकेट की स्पोर्ट में ऐसी बहुत एग्जांपल्स हुई हैं जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस सामने आते रहे हैं, अभी भी आती रहेंगी। आप जैसे जैसे न्यूज़ पढ़ते रहेंगे आप कोई ना कोई एग्जांपल एनकाउंटर कर ही लेंगे। तो एक एग्जांपल है सौरव गांगुली साहब की। देखिए ये जो है BCCI के करंट प्रेसिडेंट है। तो ये बहुत बार ये होता है कि ये जब BCCI की किसी ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, ग्राउंड में इंस्पेक्शन के लिए होते हैं या ऐसा कोई भी काम कर रहे होते हैं, तब इन्होंने जो ये पर्सनली इंडोर्स करते हैं ब्रांड्स लाइक माई सर्कल वगैरह, तो उसकी टी-शर्ट्स वगैरह ये पहन के वहां घूम रहे होते हैं। तो तब ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो इशू है वो खड़ा हो जाता है कि एक ये अपनी ऑफिशियल पोजीशन यानी कि प्रेसिडेंट, BCCI की प्रेसिडेंट की पोजीशन और उसकी जॉब के दौरान अपना पर्सनल इंटरेस्ट दैट इज एंडोर्समेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत इशू चलता रहता है। दूसरा इशू ये भी होता है कि देखिए वो BCCI के प्रेसिडेंट है, मतलब वो BCCI के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्हें उन ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए जिसे BCCI प्रमोट करती है, बट ये माई सर्कल वगैरह BCCI के स्पॉन्सर पार्टनर्स के उल्टे या कॉम्पिटिटर्स हैं। बल्कि देखिए BCCI जो है वो ऐसे ड्रीम 11 या बाईजूस वगैरह के स्पॉन्सर्स हैं BCCI के, बट जो गांगुली साहब है इनके ऑपोजिट ब्रांड्स जैसे कि क्लास प्लस, माई सर्कल वगैरह ऐसी जो ब्रांड्स या एप्स को प्रमोट करते हैं। तो ये सेकंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया उनकी जॉब का, एक तो जनरल पब्लिक के साथ, एक BCCI के साथ ही। ऐसे ही विराट कोहली पे भी ये केस किया था, केस क्या आई मीन प्ली वगैरह डाली थी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के एक मेंबर ने कि विराट कोहली, आप ये डिटेल में केस पढ़ सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये देखिए टीम के हमारे कैप्टन भी है, ये टीम सिलेक्ट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उधर से ये इनकी जो ये कुछ ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स या ऐसी जगहों के हेड या डायरेक्टर भी हैं
जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड है। टैलेंट मैनेजमेंट मतलब वहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेयर्स आते हैं नए नए, वहाँ से आप प्लेयर्स पिक करते हैं जो आपकी नेशनल टीम में सिलेक्ट होते हैं। तो देखिए ये सिलेक्शन का पार्ट भी है और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ भी इनके रिलेशंस है। तो आप समझ सकते हैं ना कि इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल हो सकता है कि ये उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो ये टैलेंट इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से लिंक्ड है। तो यहाँ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस आता है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक आपके एथिक्स सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और रिपीटेडली आता रहता है। आपको व्हाट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसको मैनेज कैसे करना है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज कैसे होता है। तो उसमें ही आप एग्जांपल्स गांगुली साहब की, विराट कोहली साहब की, महेंद्र सिंह धोनी की भी हैं, बहुत सारी हैं। आपको जो भी समझ आए वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो इन सब को कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने 2 मेंशन किए हैं, आप और स्टेप्स ढूंढ सकते हैं और अपना इनोवेटिवली लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। फर्स्ट तो यही होता है कि जो भी पर्सन देख रहा है कि वो कन्फ्लिक्ट में आ सकता है, ये हम सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं, तो अपना इंटरेस्ट पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आप कोई पब्लिक जॉब कर रहे हैं तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट पहले से ही स्पेसिफाई कर दीजिए ताकि कोई कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आए ही ना। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं रिक्यूज फ्रॉम द केस, कि आप पीछे हट जाइए। देखिए जजेस बहुत बार करते हैं, वो केसेस में से रिक्यूज कर लेते हैं ये कह के कि हमारे रिलेटिव या हमारे जान पहचान के लोगों का ये केस है तो हम इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे यूपी, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि यूपीएससी का कोई बोर्ड है, तो उसमें चेयरमैन में भी किसी कैंडिडेट, अगर चेयरमैन का खुद का बेटा समझ लीजिए इंटरव्यू देने आ रहा है, तो चेयरमैन कह सकता है कि मैं ये इंटरव्यू नहीं लूंगा, इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरे खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। तो उस तरीके से ये आप इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है एमएस धोनी साहब और उनसे वैल्यूज जो आप लर्न कर सकते हो। देखिए ऐसे बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, तो आप किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ हम एमएस धोनी की थोड़ी एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये पर्सिवियरेंस की ही एग्जांपल प्रेजेंट करते हैं। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड में इनका जो है बर्थ हुआ, वहाँ से ये बड़े हुए, स्पोर्ट्स में इनका इंटरेस्ट था। ही वॉज लकी कि इनको एक मेंटर मिले स्कूल के टाइम पे ही जिन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना और इन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। बट फिर भी इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, इन्हें रेलवे के टीसी का भी काम करना पड़ा। आई एम श्योर कि आपने एमएस धोनी मूवी देखी होगी और इनकी सारी स्टोरी भी देखी होगी। इनिशियली कितने मैचेस में ये 0 या बहुत ही कम रन बना के आउट भी हुए थे, तो फिर भी इन्होंने साहस नहीं छोड़ा और जो अपना गोल था उस पर नजर टिका के रखी, अपने पैशन को परस्यू करते रहे। और देखिए आज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर ये रहे हैं। तो ये पर्सिवियरेंस ही है। आप भी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको भी ये वैल्यू अपनानी चाहिए। बहुत सारे फेलियर या चैलेंजेस आपकी जर्नी में आ सकते हैं, बट आपको फोकस अपने गोल पे ही रखना है और उसकी तरफ वर्क करते रहना है हर सिचुएशन में। तो वो ये फर्स्ट वैल्यू आप इनसे सीख सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड हर टाइम कैसे रखना है वो भी एमएस धोनी हम सबको सिखाते हैं। कैप्टन कूल इन्हें कहा जाता है। ये देखिए आपने ये शायद मैच देखा भी हो, जब एक बॉल जो है स्टेडियम में चली गई थी तो तब ये आराम से वहीं पे लेट गए थे इन द मिडल ऑफ द मैच। तो फिर ये देखिए ना, ये दिखाता है कि माइंड कितना कूल है, ऐसे बिना बात के स्ट्रेस नहीं लेते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस बहुत है, अपनी कैपेबिलिटीज पे भी इनको विश्वास है। इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं अच्छे से, लूज नहीं करते, अपनी गुस्से एकदम से नहीं आता। तो ये सब जो हैं क्वालिटीज हैं जो हम सीख सकते हैं एज अ पर्सन इनसे। लीडरशिप की एग्जाम्पल भी ये प्रेजेंट करते हैं। आप देखिए कभी भी मैच जीतते थे, अब तो ये कॉमन हो गया है, ये कभी भी ट्रॉफी खुद नहीं रखते थे। आप इस फ्रेम में एमएस धोनी देख भी नहीं सकते। ये 2007 की T20 की हमारी पिक्चर है, तो वो ट्रॉफी लेते ही पीछे चले जाते थे न्यू कमर्स को या अपने टीम प्लेयर्स को ट्रॉफी जो है थमा देते थे। तो ये सब वैल्यूज हैं जो आप लर्न कर सकते हैं और इन्हें अपने आंसर्स में मेंशन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप और ये बहुत सारे
प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनकी एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं। देखिए हिमा दास जिनके पास फुटवेयर भी नहीं था, नंगे पैर ये भागती थी और फिर फाइनली इंडिया के लिए इन्होंने मेडल जीता, इनकी भी एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं। मैरी कॉम, इन्होंने अपनी मदरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने पैशन के साथ बैलेंस किया, इनकी एग्जाम्पल भी आप मेंशन कर सकते हैं। फोगट सिस्टर्स की पूरी स्टोरी हम देख चुके हैं, दबंग में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग की एग्जाम्पल भी इसे दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारे अंडर-20 क्रिकेट के बहुत ही उभरते हुए सितारा हैं, आप जैसे कह सकते हैं। यशस्वी जसवंत इनका नाम है, जायसवाल सॉरी, यशस्वी जायसवाल इनका नाम है। तो ये भी इनकी स्टोरी भी ऐसे ही है, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ये आते हैं। इन्होंने मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में अपनी लाइफ देखी है, अभी छोटे से हैं फिर भी इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। आप इनकी स्टोरी भी जाके पढ़ सकते हैं और इनकी एग्जाम्पल अपने एथिक्स के आंसर्स में, एसेस के आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए भी ये सारी एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं। फाइनली हम ये भी देख लेते हैं कि कंट्री में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम रहती है। ऑल्दो इंडिया ने अब बहुत सारे स्टेप्स और स्कीम्स लॉन्च की है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कंट्री में, तो जिसकी वजह से हमने ओलंपिक्स की इस बार परफॉर्मेंस भी देखी कि इंडिया ने वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, आज तक का लार्जेस्ट ओलंपिक काउंट मेडल का ऑक्यूपाई किया था इस बार, तो वो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बट फिर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का वो वीक ही रहता है इंडिया में। कोर्ट्स या ग्राउंड्स जो है आपको वेल मेंटेन्ड या एडुकेटली अवेलेबल नहीं मिल जाएंगे, स्पेशली रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में तो आपको फिर भी ये मिल जाते हैं। उसके बाद आपके पास शॉर्टेज है कोचेस की या ट्रेनिंग स्टाफ की या सपोर्टिंग स्टाफ की, ये भी एडुकेटली अवेलेबल नहीं होते हैं। फंडिंग जो है वो बहुत ही शॉर्टेज में रहती है। दबंग में भी हमने देखा है कि कैसे पर प्लेयर 1 लाख रुपया भी नहीं आता है पूरे साल के लिए, तो आपको पता है ये इनकी फंडिंग बहुत ज़रूरी होती है और 1 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होता। टॉप ऑफ द इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमारा सोशल कल्चर भी अब तो फिर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स जो है प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बट नहीं तो नॉर्मल कल्चर यही रहा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो इस कल्चर को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी रिगार्ड अब में हम क्या कर सकते हैं कि अपना स्पोर्ट्स को और प्रमोशन इंडिया के स्पोर्ट्स को मिले। तो सबसे पहले तो हमें सोशल कल्चर पे ही वर्क करना पड़ेगा, लोगों की सोच पे वर्क करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स को एज एन इक्वल जो है करियर अपॉर्चुनिटी भी देखा जाए, एज अ पैशन बच्चों का रिकॉग्नाइज किया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। उससे बाद हमें स्कूल लेवल या बहुत ही यंग एज पे शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है स्पोर्ट्स में आप जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी रिटायर हो जाते हैं। 40 इज द मैक्सिमम एज जहां तक कोई भी प्लेयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्ले करता है, तो इसीलिए आपको स्टार्ट भी यंग करना पड़ता है। अब देखिए इस बार एक 14 साल, एक क्या बहुत सारे इतनी छोटी उम्र के चाइनीज प्लेयर्स जो हैं उन्होंने ओलंपिक स्विमिंग में स्पेशली मेडल्स जीते हैं, आप चाहें तो जाके चेक भी कर सकते हैं। तो यही है कि अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टैलेंट चाहिए, टैलेंट स्काउटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए इंडिया में। उसके बाद ट्रेनिंग इन बच्चों को बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, जिससे ये वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो सके। उसके बाद कॉरपोरेट इन्वॉल्वमेंट बहुत चाहिए हमें, जैसे कि आईपीएल में इतना पैसा आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, प्रो कबड्डी लीग वगैरह आने लगी हैं, बॉक्सिंग लीग आने लगी हैं। इससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा इन खेलों में डालते हैं, जिससे जो हमारे प्लेयर्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पैसा जाता है और वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट जो है वो प्रमोट होती है। इसीलिए हमें प्राइवेट सेक्टर को हर स्पोर्ट में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा, प्राइवेट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट की भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए। आप जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट की एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। इस बार हॉकी की दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ की टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बॉयज़ टीम 3rd रही, गर्ल्स टीम 4th रही, बट ये इसी वजह से पॉसिबल हो सका क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था। इवन ओलंपिक्स हो जाने के बाद ओडिशा गवर्नमेंट ने और फंडिंग इसके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एलोकेट की है। देखिए
ऑलमोस्ट 700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्होंने डिसाइड किया है। 89 मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम्स बनाए जाएंगे अगले 1.5 साल में। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप इसे मेंशन कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द कंट्री को भी इनको फॉलो करना चाहिए। और फाइनली हमें रीजनल स्पेशलाइजेशंस पे फोकस करना चाहिए। अब देखिए महाराष्ट्र में आपको मलखम जो परफॉर्म करते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। तो मलखम इज रिलेटेड टू जिम्नास्टिक्स ऑल्सो, उस तरीके की आपको फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो आप इस एरिया में जिम्नास्टिक्स जो है प्रमोट कर सकते हैं। आप ऐसे ही देखिए केरला में बोट रेस वगैरह होती है, तो आप वहाँ के एरिया के लोगों को और बच्चों को बोटिंग के कॉम्पिटिशन्स में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हरियाणा में आप देखिए कुश्ती वगैरह बहुत होती है, तो आप उनको उस एरिया में ट्रेन कर सकते हैं। हैदराबाद में बैडमिंटन फैसिलिटीज बहुत हैं, तो वहाँ बैडमिंटन के प्लेयर्स वहाँ से निकल ही रहे हैं। तो इसीलिए हम रीजन स्पेसिफिक स्पोर्ट से भी फोकस कर सकते हैं, ताकि एक तो हर स्पोर्ट प्रमोट हो और जो रीजनल जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उनको यूज करके वहाँ के बच्चे आगे बढ़ सकें। तो ये सारे स्टेप्स आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। So that was all for this discussion, and that is how you learn and grow every day with Snigdha. Hope this lecture helps. Please like and subscribe my channel for more such videos, and thank you for watching.